वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं दोस्तों बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, एक ऐसा जहाज जिसको दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता था, एक ऐसा जहाज जिसको उस समय पर अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज माना जाता था, एक ऐसा जहाज जिसको कंपनी ने लेकर ये दावा किया था कि ये तो कभी नहीं डूब सकता, ये अनसिंकेबल शिप है, मतलब कि कभी ना डूबने वाला जहाज है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि वह कभी ना डूबने वाला जहाज अपने पहले सफर पर ही समुद्र की गहराइयों में समा गया, और उसमें बैठे लोगों का क्या हश्र हुआ था, वह क्या मंजर था, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं टाइटैनिक की। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज था अपने जमाने का। और इसमें अलग अलग वर्ग के लोग बैठे थे, जिसमें बिजनेसमैन थे, वीआईपी लोग थे, नॉर्मल लोग भी थे, जो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका जा रहे थे अपने जीवन, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। और इसके साथ ही इसमें जो कैप्टन थे एडविन जॉन स्मिथ थे, जिनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और वह अपने काम में माहिर थे। और पूरी दुनिया में इस शिप को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इस जहाज को लेकर किए गए दावे और इसके जो एड्स थे वो साफ साफ ये कहते थे कि ऐसा जहाज दुनिया में कभी बना ही नहीं है। और सही में उस समय पर ऐसा कोई जहाज नहीं था जैसा टाइटैनिक को बनाया गया था। और कंपनी इसको लेकर इतनी ज्यादा श्योर थी कि कंपनी ने खुद सबके सामने कहा था कि ये जहाज जो है अनसिंकेबल है, ये कभी डूब ही नहीं सकता, ऐसा दावा था। तो लोगों के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर टाइटैनिक को लेकर एक अलग ही दीवानगी थी। एक ऐसा जहाज दोस्तों जिसे मतलब उस समय का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था, जिसे देखने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ लगी थी उस समय पर भी। जहां से भी ये गुजर रहा था लोग इसको देख रहे थे। जो लोग इसके अंदर बैठे थे वह अपने आप को किसी शहंशाह से कम नहीं समझ रहे थे उस समय पर दोस्तों। तो इतना जबरदस्त जहाज ये बनाया गया था अपने जमाने में। 269 मीटर ये लंबा था दोस्तों, और 50 फीट से भी ज्यादा ऊंचा था ये। और इसके अंदर जो लग्जरी इस्तेमाल की गई थी ये वो बहुत ही बेहद चौंका देने वाली थी। मतलब कि एक 5 स्टार होटल से भी ज्यादा अच्छी तरह इसको बनाया गया था अंदर से। जितनी भी 5 स्टार जो भी लग्जरी दी जाती है बड़े बड़े रॉयल लोगों को, वो सारी इसके अंदर लगाई गई थी। और ऐसी ऐसी चीजें थी जो लोगों को हैरान कर रही थी उस समय पर कि एक जहाज में इतनी सारी चीजें या ऐसी ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं। और इसको इतना लग्जरियस बनाया गया था कि एक 5 स्टार होटल भी पीछे छूट जाता। उस समय पर इसको बनाने की जो कॉस्ट पड़ी थी वो $7.5 मिलियन थी। और इसको बनाने वाली कंपनी थी व्हाइट स्टार लाइन। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा इसको बनाया गया था, और माना जाता था कि ये कभी नहीं डूबेगा। वो कंपनी इसको लेकर इतना श्योर थी। और टाइटैनिक, लेकिन ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि अपने पहले ही सफर पर टाइटैनिक ऐसे हादसे का शिकार हुआ जो इतिहास बन गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर निकला था तो उसको शुरू से ही आइस वार्निंग्स मिलने लगी थी। और हालांकि ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ऐसे जब जहाज चला करते हैं तो उनको आइस वार्निंग्स दी जाती हैं दूसरे आसपास के जो जहाज होते हैं कि सामने देखकर चलना, आगे देखकर चलना, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं जिनसे संभल कर चलना सभी जहाजों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जब आगे चलते गए, लेकिन इसमें क्या था, जो इसके कैप्टन थे वो सभी वार्निंग्स को इग्नोर करते गए, क्योंकि कंपनी का ये कहना था कि हम टाइटैनिक के सिर्फ और सिर्फ साइज से ही नहीं बल्कि इसकी स्पीड से भी लोगों को चौंका देना चाहते हैं। तो हम ये सफर को सिर्फ 6 दिन में पूरा कर एक रिकॉर्ड बना देना चाहते हैं, और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि टाइटैनिक सिर्फ बड़ा ही नहीं है, टाइटैनिक तेज भी है, और वह लोगों को बहुत जल्दी ही उनके मंजिल तक पहुंचा देगा। इन चीजों को लेकर ये कंपनी ने जो सारी चीजें की थी, और कैप्टन ने बिल्कुल भी स्पीड को कम नहीं किया था, और वह अपनी स्पीड में चलते रहे। लेकिन आइस वार्निंग्स लगातार उनको मिल रही थी। 14 अप्रैल 1912 को भी उन्हें 7 वार्निंग्स मिली थी, आइस वार्निंग, कि आगे बहुत ज्यादा आइसबर्ग हैं बड़े बड़े, तो उनसे संभल कर चलिएगा।
अब कैप्टन इन सबको इग्नोर कर देते हैं और उसमें जो बैठे हुए लोग थे वह अपने मजा ले रहे थे जहाज का। कैप्टन अपने काम कर रहे थे जो थे सारी चीजें, क्रू भी अपने उसमें लगा हुआ था। लेकिन टाइटैनिक में बैठे लोगों को, उसे चला रहे कैप्टन को, उसमें काम कर रहे क्रू को, उसको बनाने वाली कंपनी को या उसका इंतजार कर रहे लोगों को और पूरी उस पर टिकाए हुए नजर दुनिया को, किसी को भी नहीं पता था कि 14 अप्रैल 1912 की वो रात को क्या होने वाला था उस दुखद हादसे का, जो कि इतिहास बनने वाला था दोस्तों। अब होता क्या है दोस्तों कि एक जहाज के ऊपर जो है एक क्रोज नेस्ट होता है, जिसमें जो सामने मतलब एक आदमी बैठा होता है जो सामने देख रहा होता है कि आगे कोई कुछ है या नहीं। लेकिन उस दिन ऐसा था दोस्तों कि उस दिन चांद भी नहीं था, तो इतनी अच्छी रोशनी नहीं थी बाहर, और कोहरा था, ठंड बहुत ज्यादा थी अटलांटिक ओशन में। उसकी वजह से भी विजिबिलिटी बहुत कम थी। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि टाइटैनिक को लगातार आइस वार्निंग्स मिल रही थी। तो उस क्रूज नेस्ट में बैठे शख्स ने जब सामने देखा तो उसने देखा कि सामने एक बहुत ही बड़ा आइसबर्ग है और वह घबरा गया। उसने तुरंत ही अपने टीम को चेतावनी दी, उसने घंटी बजाई कि यहाँ पर सामने आइसबर्ग है। जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिलते ही उसको लेफ्ट मोड़ने का लिए बोला गया जहाज को। लेकिन जब तक वह जहाज को मोड़ते हैं बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों, क्योंकि स्पीड इतनी तेज थी और सब कुछ इतनी जल्दी करना था जो कि पॉसिबल नहीं था। जहाज जाकर उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। लगभग 10 सेकंड तक जहाज उस आइसबर्ग से घिसटता है और इस वजह से जहाज के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हालांकि जो जहाज को बनाया गया था वो डबल हल था, मतलब कि 2 सतह उसके अंदर थी, लेकिन यहाँ पर जहाज उसके राइट साइड से टकराया था, तो इसलिए वो डबल हल कोई काम ही नहीं कर सकती थी। उसमें छेद हो गए टाइटैनिक के अंदर जैसे ही वो इतने बड़े आइसबर्ग से टकराई। वह आइसबर्ग 2 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और साइंटिस्ट का कहना था, अंदाजा था कि लगभग वह जो है 1.5 मिलियन टन उसका वजन होगा। तो आप सोच सकते हैं कि वह कितना बड़ा आइसबर्ग होगा। अब जैसे ही टाइटैनिक उससे टकराया तो टाइटैनिक के अंदर जो है पानी भरना शुरू हो गया छेद से। अब उसको जो है अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था, तो टाइटैनिक के अंदर अगर 4 कंपार्टमेंट पानी से भर भी जाते तो भी वह आराम से तैर सकता था। लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा था। टाइटैनिक के लगभग 6 कंपार्टमेंट्स भर चुके थे। अब जैसे ही ये बात कैप्टन को पता चलती है तो कैप्टन तुरंत ही समझ जाते हैं कि अब इस जहाज को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। वह इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने क्रू को कि फटाफट जो भी पास में जहाज है उनको सिग्नल भेजा जाए। तो जो क्रू थे वो फटाफट से सिग्नल भेजना शुरू करते हैं। अब जैसे ही वो सिग्नल भेजना शुरू करते हैं तो सबसे उनके जो करीब जहाज था आरएमएस कार्पेथिया, वह उस सिग्नल को सुनता है और वह बोलता है कि ठीक है, हम आ रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। लेकिन मुश्किल की बात यह थी दोस्तों कि आरएमएस कार्पेथिया अभी लगभग 108 किलोमीटर दूर था। यानी कि अगर वह अपनी टॉप स्पीड से भी आता तो भी उसको लगभग 3 से 4 घंटे लगते वहां पहुंचने में, और आरएमएस टाइटैनिक के पास इतना समय नहीं था। और दूसरी बड़ी बात ये थी दोस्तों कि 12 बजे जब ये रेडियो सिग्नल्स भेजे गए थे तब वहां आसपास और कोई भी जहाज नहीं था आरएमएस कार्पेथिया के अलावा। और ये जो जहाज था टाइटैनिक, ये बहुत तेजी से चल रहा था दोस्तों। अब कैप्टन कहते हैं कि जहाज को जल्दी से जल्दी जितने भी जहाज के अंदर जो पैसेंजर्स हैं उनको तुरंत लाइफ बोट्स में बिठाकर यहाँ से उतारना शुरू करा जाए। तो कैप्टन के इंस्ट्रक्शंस पर जल्दी से जल्दी जितने भी लोग थे उनको धीरे धीरे कर लाइफ बोट से उतारना शुरू कर दिया जाता है। अब लेकिन दोस्तों यहाँ परेशानी ये थी कि इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। तो इस जहाज के अंदर जो कैपेसिटी थी वो 65 लाइफ बोट्स की थी, लेकिन इस जहाज के अंदर सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स रखी गई थी। अब 20 लाइफ बोट्स में जो था कि सिर्फ 1200 लोगों को ही ले जाया जा सकता था। हर लाइफ बोट में उसकी कैपेसिटी के हिसाब से स्टार्टिंग में लोगों को भी नहीं बिठाया गया, जल्दी जल्दी करके बस 15-20 लोगों को कई बोट्स में ऐसे ही बिठाकर भेज दिया गया। लेकिन बाद में जब लोगों को, और लोग भी नॉर्मल थे क्योंकि लोगों ने सोचा कि ये जहाज़ तो अनसिंकेबल है, कभी डूबेगा ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो भी अपना चिल कर रहे थे। लेकिन जब बाद में
कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा और जहाज़ के अंदर पानी भरने लगा बुरी तरह से, तो लोगों के अंदर भगदड़ मच गई। जब उन्हें पता चला कि ये जहाज़ को डूबने से अब रोका नहीं जा सकता, तब लोगों को अपनी जान को लेकर और लाइफ बोट्स को लेकर लड़ाइयाँ भी होने लगी, भगदड़ मचने लगी और लोग जो है लाइफ बोट्स में बैठने लगे। लेकिन सारी लाइफ बोट्स रवाना करने के बावजूद भी शिप के अंदर 1500 लोग मौजूद थे दोस्तों। और कहा जाता है कि जो एडवर्ड कैप्टन थे स्मिथ, वो अपने व्हील पर ही बने रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे दोस्तों जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया था कि अब हम इस जहाज़ के साथ ही मारे जाएंगे। उन्होंने अपनी तकदीर को जो है एक्सेप्ट कर लिया था इस चीज़ को। और इसमें कई लोग ऐसे भी थे जो उस बोट से जहाज़ से निकलना चाहते थे, लेकिन उनके पास कुछ साधन ही नहीं था ऐसा जिससे वह वहाँ से निकल सकते थे दोस्तों। अब 1500 लोग वो जहाज़ के साथ पानी में डूब गए दोस्तों। वह इतना ठंडा पानी था, उस पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। इसका मतलब है कि कुछ लोग तो तुरंत ही मर गए पानी में डूबने से और कुछ लोगों की हाइपोथर्मिया से मौत हो गई, जो कि पानी के इतना ठंडा होने की वजह से होती है दोस्तों। अब आरएमएस कारपीथिया जब वहाँ पहुँचा तो उस जहाज़ ने जो लाइफ बोट्स में बैठे हुए लोग थे उनको बचा लिया था। लेकिन दोस्तों बाकी लोग 1500 लोग उस जहाज़ के साथ उस हादसे में मारे गए थे। इस हादसे के बाद कई जांच की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई और कई सारी चीज़ें थी जिसमें पता चला कि टाइटैनिक से लगभग कुछ ही किलोमीटर दूर एक और जहाज़ था जिसको लोग होराइजन से देख भी सकते थे। और लोगों मतलब कि जो क्रू थे उन्होंने जब सिग्नल्स भेजे थे तो जो लास्ट वार्निंग थी इसी जहाज़ एसएस कैलिफोर्निया ने ही टाइटैनिक को दी थी। लेकिन ख़राब वेदर की वजह से और विजिबिलिटी ठीक ना होने की वजह से एसएस कैलिफोर्निया वहीं रुक गया और उसने अपने रेडियो सिग्नल्स को बंद कर दिया। इसी वजह से जब टाइटैनिक जो है रेडियो सिग्नल्स भेज रहा था हेल्प के लिए तो वो एसएस कैलिफोर्निया तक नहीं पहुंचे। लेकिन जब एसएस कैलिफोर्निया ने रात को टाइटैनिक को देखा था, क्योंकि वहाँ से लोग भी देख पा रहे थे उसको, तो उन्होंने मदद के लिए रॉकेट्स छोड़े। तो उसके कैप्टन जो था एसएस कैलिफोर्निया का, उन्होंने कहा कि टाइटैनिक में अमीर लोग बैठे हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे, इसीलिए हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें आराम करना चाहिए, हम कल सुबह निकलेंगे। लेकिन जैसे ही वह सुबह अपना रेडियो ऑन करते हैं तो पता चलता है कि टाइटैनिक से मदद के लिए काफ़ी सारे जो है सिग्नल्स भेजे गए थे। जब वह वहाँ पहुँचते हैं एसएस कैलिफोर्निया को लेकर, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है लाशों का ढेर था दोस्तों। जो लाशें थी वह पानी में तैरती हुई नजर आ रही थी। और लगभग 2:20 के आसपास रात को ही दोस्तों कभी ना डूबने वाला जो टाइटैनिक था वह पूरी तरह से 2 टुकड़ों में टूट जाता है। और जो आगे वाला हिस्सा था, जब वो पानी में जाता है तो वो 2 हिस्सों में टूटता है। और लगभग 3 घंटे से भी पहले द अनसिंकेबल शिप टाइटैनिक पूरी तरह से पानी में डूब जाती है और आज भी वह पानी की गहराइयों में मौजूद है दोस्तों। अब इसके पीछे सारी दिक्कतें क्या थी, मतलब कि ये हुआ कैसे। हालांकि जो एसएस कैलिफोर्निया के कैप्टन थे उन पर भी जांच की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन इतने बड़े हादसे के पीछे एक इंसान को नहीं ठहराया जा सकता दोषी। हालांकि उनकी गलती थी कि जब उनके क्रू ने उनको बोला था कि सर मदद के लिए ये रॉकेट छोड़े गए हैं, तो उन्होंने उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन यहाँ पर गलतियाँ कुछ क्रू से भी हुई थी, कंपनी से भी हुई थी और लोगों से भी। लोगों की तो हम इतनी नहीं कहेंगे, लेकिन जहाज़ को लेकर लापरवाही भी बहुत की गई थी दोस्तों। अगले दिन जहाज़ के जब इतने सारे सिग्नल्स मिल रहे थे तो जो जहाज़ है उसने अपनी स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं किया था, वह अपनी स्पीड में ही बहुत तेज़ी से चलता जा रहा था। और इस जहाज़ में जो लाइफ बोट्स थे, जैसा मैंने आपको बताया 65 की कैपेसिटी थी और सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स इसमें रखे गए थे। और इसमें सेफ्टी ड्रिल होनी थी उसी दिन जिस दिन ये निकल रहा था, लेकिन कोई भी सेफ्टी ड्रिल नहीं की गई थी दोस्तों। और जब ये आइसबर्ग को देखकर बोला गया था कि इसको लेफ्ट में मोड़ना है, तो जल्दबाजी में जो व्यक्ति व्हील पर मौजूद था उसने उसको राइट में मोड़ दिया था। लेकिन जब तक उसको अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसे ही कैप्टन ने जहाज़ की, जैसे मैंने आपको बताया, कि स्पीड को बिल्कुल भी कम नहीं किया था। इसी वजह से ये सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है। और सितंबर 1985 यानी कि 70 साल बाद
2 लोगों ने जो है डूबे हुए टाइटैनिक के को खोज निकाला था, उसके टुकड़ों को खोज निकाला था, जो उसके आगे वाला हिस्सा और पीछे वाले हिस्से में लगभग वह कुछ दूर जाकर गिरे थे, लेकिन आज भी वह मौजूद है समुद्र के अंदर। आज इस घटना को लगभग दोस्तों 110 साल बीत चुके हैं और आज भी टाइटैनिक जो है समुद्र की उन गहराइयों में मौजूद है। उसके वो इतिहास, उसकी वो सारी चीज़ें आज भी हम लोगों के अंदर उतनी ही मतलब जोश भर देता है जब हम टाइटैनिक का नाम सुनते हैं। दुनिया का 8वां अजूबा इसको कहा जाता था दोस्तों, और साइंटिस्ट का मानना है कि सन 2030 तक ये पूरी तरह से पानी में विलीन हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर रहे हैं पानी के अंदर। और ये वो कहानी थी दोस्तों टाइटैनिक की, उस जहाज़ की जिसको बनाकर उसकी कंपनी और लोगों ने इतिहास को रचा था, लेकिन वो अपने ही पहले ही सफ़र पर खुद इतिहास बन गया दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।